Good morning, students. In our last class, we have discussed that how does the metals react with water. और लास्ट में हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस किया था अबाउट द फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाटर विद द कंसनट्रेटेड HNO3 एंड HCl, राइट, जो कि इतना पावरफुल होता है कि वो अपने अंदर गोल्ड को डिजॉल्व कर लेता है, जबकि कंसनट्रेटेड HNO3 और HCl भी उसको डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, राइट. तो दैट द फैक्ट वी हैव डिस्कस लास्ट. Now today we are going to discuss the reactions of metals with the other metals. अभी तक हम लोगों ने metals की reaction देखी है एयर के साथ में, वाटर के साथ में, एसिड्स के साथ में. अब हम लोग देखेंगे कि जब मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो किस तरीके से जो रिएक्शन है वो होती है, राइट. तो वी शैल डिस्कस हियर द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल सॉल्ट्स. जब एक रिएक्शन को दूसरे मेटलिक सॉल्ट या मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो किस तरीके की जो रिएक्शन है वो होती है, वो चीज हम यहां से डिस्कस करेंगे, राइट. अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एक तरीके की जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तरीके की रिएक्शन होती है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या समझते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट शब्द का मतलब होता है जब एक चीज या एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले, तो इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट. तो जब एक मेटल किसी दूसरे मेटल की जगह ले लेता है, सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और एक मेटल दूसरे मेटल की जगह क्यों ले पा रहा है? क्योंकि वो मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है. हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है. कुछ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं. जिसमें हम लोगों ने सोडियम की बात की थी. सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इवन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ताकि हम उसको ओपनली नहीं रख सकते हैं, राइट. उसको हमको कैरोसिन में इमर्स करके रखना पड़ता है. ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी कि किस तरीके से अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है. और कुछ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स जो हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं. तो जब भी मैं किसी एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, राइट. इसका एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया. दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज CuSO4, राइट. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है. यू कैन सी इट इन योर लैब इन द हायर क्लासेस. अगर आप साइंस परस्यू करते हैं तो आप देखेंगे आपकी केमिस्ट्री लैब में कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है. अगर मैं इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक आयरन नेल डाल दूं, लोहे की अगर मैं एक कील इसके अंदर डाल देता हूं, लोहे की कील है मतलब आयरन, आयरन का सिंबल हो गया Fe, राइट. तो जब मैंने इसके अंदर लोहे की एक नेल डाल दी, आयरन नेल डाल दी, तो क्या होगा? कुछ देर बाद जब मैं देखूंगा इस आयरन नेल को निकाल कर, तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि इस आयरन नेल पर एक ब्राउनिश लेयर बन जाएगी, राइट. बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि आयरन नेल जो है वो रस्ट हो जाएगा, उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर जो है वो बन जाएगी, राइट. और इसके साथ साथ जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था पहले, अब वो थोड़ा थोड़ा फेड हो जाएगा. उसका कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा, स्लाइटली ग्रीन कलर जो है वो हो जाता है, राइट. तो इसका मतलब जब मैंने इस आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन वहां पे हुई है, तभी हमको इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, राइट.
सो बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपने इस Fe को, दैट इज आयरन को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो जो आयरन है वो इस कॉपर को रिप्लेस कर देता है, राइट। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के साथ, कॉपर के रिस्पेक्ट में, और इसीलिए इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो आयरन है वो इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, राइट। और यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, कि जब एक मेटल दूसरे मेटल की जगह ले ले, उसको रिप्लेस कर दे, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं। मैंने क्या किया, आयरन लिया, उस आयरन नेल को मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट कर दिया कुछ समय के लिए, राइट। तो जब मैं उसको कुछ देर तक रहने दूंगा, लाइक ओवरनाइट हम उसको रख देते हैं, तो जब हम उसको ओवरनाइट एक रात के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जब आप सुबह उसको देखोगे तो यहाँ पर जो आयरन नेल है उस पर बेसिकली रस्टिंग हो जाती है, और जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। इसका मतलब कि इस आयरन ने इस कॉपर को रिप्लेस कर लिया, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जगह फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है, दैट इज FeSO4, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा फेड कलर का होता है, स्लाइटली ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, इस आयरन ने इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह ले ली, और यहाँ से कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन जो है वो एक्चुअल में होती है जब हम एक मेटल को दूसरे मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है, राइट। तो जब आयरन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया तो उसने बना लिया फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है उसको अलग कर दिया, राइट। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो होगी। अच्छा, अगर इसके कंपैरिजन में आप इसका जस्ट उल्टा करते हो, मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जगह अगर मैं यहाँ पे फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ले लूँ, राइट, और आयरन नील की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉपर वायर ले लिया, तो जस्ट मैंने उल्टा कर दिया है। यहाँ पे फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और जो वायर लिया है वो मैंने कॉपर का लिया है, राइट। तो उस कंडीशन में जो कॉपर है वो इस फेरस सल्फेट की जगह नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में, राइट। तो ओनली द मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। और इसी के बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है, राइट। तो अभी हमने पता लगाया आयरन और कॉपर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि जिंक और कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन कम रिएक्टिव होता है। तो अब अगर मैं जिंक को रिएक्ट करवाता हूँ CuSO4 के साथ, दैट इज कॉपर सल्फेट के साथ, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी वो समझते हैं, राइट। तो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो अगेन जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा सा कम, फिर उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, तो जिंक जो है और उससे कम कॉपर। तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो जिंक जो है वो इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन जो है वो हमको मिलेगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके की रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है, राइट। सिमिलरली अगर मैं लेड के केस में देखूं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया जिंक, दिस इज कॉपर सल्फेट,
यहां आपको मिल गया जिंक सल्फेट और कॉपर, राइट। अब सेम चीज अगर मैं देखूं लेड के केस में कि लेड और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब हम लेड को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं लेंगे, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि जो लेड है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो जब मैं लेड को लेता हूँ और लेड के साथ कॉपर क्लोराइड लेता हूँ, दैट इज CuCl2, राइट। तो जब मैं लेड को CuCl2 दैट इज कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, तो ये जो लेड है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। मतलब अभी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉपर जिंक से भी कम रिएक्टिव है, लेड से भी कम रिएक्टिव है, आयरन से भी कम रिएक्टिव है। मतलब कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो अभी जितने हम लोगों ने डिस्कस किए उनमें सबसे कम है, राइट। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास PbCl2, और PbCl2 के अलावा जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी जब आप लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे। दिस इज लेड। स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग दिस दैट यू शुड नो द केमिकल सिंबल्स। आपको सभी का जो सिंबल है वो पता होना चाहिए, राइट। सो लेड, दिस इज कॉपर क्लोराइड। जितनी भी रिएक्शंस हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करिए। You will be able to excel in that only and only if you practice more and more in writing, right? अगर आप राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं रिएक्शंस को, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट द केमिकल रिएक्शंस इन द एग्जामिनेशन। अगर जस्ट आप ओरली पढ़ते हो तो यू विल गेट कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। सो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आप मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, सो दैट यू विल बी एबल टू मेमोराइज देम। सो यहाँ पर हमारे पास बन गया लेड क्लोराइड, और लेड क्लोराइड के अलावा ये जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। सो इस तरीके की जो रिएक्शन है वो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो मेटल्स हैं वो दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बहुत सारे मेटल के साथ ये टेस्टिंग की गई, और जब ये टेस्टिंग बहुत सारे मेटल्स के साथ की गई तो हमको एक चीज़ पता चली, हमको ये पता चला कि कौन से मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से मेटल्स जो हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। मतलब जो मोस्ट कॉमनली यूज मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन इस तरीके से करवाई गई जिससे कि हमको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता चला। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। ऑब्वियसली बात है, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहां पे मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, राइट। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज जहां पे मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे वैसे वैसे जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, राइट। सो कैसे ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हमको मिलती है, किस तरीके से, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो मैं अगर रिएक्टिविटी सीरीज की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो होता है पोटेशियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K। आई एम राइटिंग द फॉर्मूलाज ऑल्सो हियर सो दैट यू विल बी एबल टू मेमोराइज देम, राइट। मैं यहाँ पे फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ साथ में ताकि आप लोग फॉर्मूले याद हो जाएं, राइट। सो पोटेशियम के बाद अगर हम बात करें तो पोटेशियम से कम रिएक्टिव होता है सोडियम। ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम उनको ओपनली एयर में नहीं रख सकते हैं। अगर आपने इनको ओपनली एयर में रखा तो दे कैन कॉज द फायर ऑल्सो, राइट। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको कैरोसिन में इमर्स करके रखना पड़ता है। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद आ गया सोडियम, इसके बाद आता है कैल्शियम, राइट। तो कैल्शियम जो है वो इन दोनों से थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, बट बाद वालों के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg,
एंड उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो ये सारे जो हैं बेसिकली ये 5 जो हैं, ये पांचों होते हैं मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये ही एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं, राइट। इसके बाद अब ऐसे मेटल्स जो कि इनसे थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, तो इनसे थोड़े से कम रिएक्टिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है जिंक का, दैट इज Zn। जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव में या थोड़े से इनसे थोड़े से कम रिएक्टिव मेटल्स की केस में जिंक जो है वो सबसे टॉप पे। इसके बाद नंबर आता है आयरन का। जिंक से कम रिएक्टिव होता है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया Fe। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लेड, और लेड के बाद जो है हाइड्रोजन, राइट। इसके बाद होता है लेड, दैट इज Pb। इसके बाद आता है हाइड्रोजन, हालांकि हाइड्रोजन जो है वो गैस नहीं, हाइड्रोजन जो है वो गैस है, मेटल नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी रिएक्टिविटी सीरीज में है तो हमको उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और फिर गोल्ड, राइट। तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और फिर एट लास्ट गोल्ड। कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, मर्क्यूरी का फॉर्मूला होता है Hg, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag और गोल्ड का फॉर्मूला होता है Au। मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट पे है गोल्ड, मतलब कि सबसे कम रिएक्टिव जो है वो गोल्ड होता है, राइट। तो गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो है वो गोल्ड होगा। ये 5 स्टार्टिंग के 5 जो है वो मोस्ट रिएक्टिव हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट अलग अलग मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है, और अलग अलग एजेंट्स के साथ में डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट। जिसमें कि पोटेशियम जो है वो बहुत वाइगरसली रिएक्ट करेगा, सोडियम भी, कैल्शियम भी काफ़ी रिएक्टिव होता है। उसके बाद धीरे धीरे जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है। कॉपर का केस तो अभी हम लोगों ने देखा ही सही डिस्प्लेसमेंट के केस में कि वो लेड, आयरन, जिंक इन सबसे कम रिएक्टिव होता है। अब क्वेश्चन में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो अगर मैं बात करूं तो गोल्ड, राइट। सो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव हमको पता होना चाहिए। इसके बाद में ये जो सीरीज है दैट इज जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इन चारों का करेक्ट ऑर्डर हमको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इन चारों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन जो है वो कम रिएक्टिव है, राइट। नाउ इसके आगे के टॉपिक समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको एटलीस्ट 20 तक जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो याद हों, और कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए, राइट। तो इट वुड बी गुड अगर आप 30 तक याद कर पाएँ, और एटलीस्ट हमको 20 तक तो पता होना ही चाहिए, 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, राइट। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। तो एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। तो 10 तक एटॉमिक नंबर्स हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
नियॉन, इनको आप डेली मेमोराइज करिए सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम, राइट। अगर आप डेली इनको पढ़ते हो इसी करेक्ट ऑर्डर में तो आपको इजीली यहाँ से याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर 11 से 20 तक के एटॉमिक नंबर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट। तो नेक्स्ट 20 की अगर हम बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, राइट। आर्गन AR। तो एटलीस्ट 20 तक एटॉमिक नंबर्स जो हो वो हमको याद हो सो दैट हम जो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं आप तभी उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपको ये चीज़ पता होगी, राइट। तो आपको 20 तक एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो एटलीस्ट 20 तक, आई एम सेइंग 30 तक अगर आप याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, सॉरी आयरन, कोबाल्ट, आयरन के बाद कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो 30 तक के एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो हम याद कर लें सो दैट इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आप इजीली समझ पाएंगे। SC इज फॉर स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए 30 तक के एटॉमिक नंबर्स विद देयर फॉर्मूला। सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो इसके आगे के टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।